नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, डेटा हैंडलिंग। और न्यू चैप्टर इज डेटा हैंडलिंग। ठीक है, स्टार्ट करें डेटा हैंडलिंग के बारे में। तो सबसे पहले डेटा हैंडलिंग में व्हाट इज डेटा। हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किया। मान लिया आपको एक काम दिया गया कि आप अपने स्कूल में घूमो, ठीक है, और एक क्रिकेट की टीम बनानी है। आपको क्लासेस दे दी गई कि आप 7th और 8th क्लास के हर सेक्शन में जाओगे, वहां से टीम बना के लाओगे। तो आपने वहां क्या किया, ओवरऑल टीम का सर्वे किया, रफली डाटा स्टोर कर लिया। जो ऑब्जर्वेशन आपने किया, क्या तू क्रिकेट खेल सकता है क्या, तू क्रिकेट खेल सकता है क्या। किसी ने कह दिया भैया मैं तो क्रिकेट खेलूंगा नहीं, मैं तो फुटबॉल खेलूंगा। तो आपने क्या किया, एक फुटबॉल की टीम बना दी, एक क्रिकेट की टीम बनाई, एक बास्केटबॉल की बनाई, एक खो खो की बनाई, एक हॉकी की बनाई। तो जो ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपने रिकॉर्ड इकट्ठा किया, दैट इज नोन एज डेटा। यानी आपने ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपने जो भी कलेक्शन मिला वो क्या कहलाया, द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डेटा। कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपने जो जो ऑब्जर्वेशन किया, जो जो टीम बनाई, उसको आपने एक पेज में नोट डाउन कर लिया। और जो कुछ आपने नोट डाउन किया, वो सारा नोट डाउन किया पार्ट क्या कहलाएगा, आपका डेटा पार्ट कहलाएगा। ठीक है, उसको डाटा कहते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में ना, कि डाटा तैयार कर लिया मैंने। क्या तैयार कर लिया मैंने, डाटा। डाटा क्या था आपके पास, किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लेने गए, पर्टिकुलर टॉपिक की बात करने के गए थे आप लोग कल कि भाई क्रिकेट कौन खेल रहा है, हॉकी कौन खेल रहा है, ये तो स्कूल लेवल की बात हो गई। अब अगर गवर्नमेंट लेवल की बात करूँ तो मैं, गवर्नमेंट क्या कहेगी, गांव में स्कूल को टीचर्स को लगा देती है ड्यूटी पे। क्या कहती है उनको, क्या गांव में जाके सर्वे करके आओ और सर्वे में पता करो कि किस घर में कितने बच्चे कितने उम्र के हैं जो पढ़ते नहीं है, या 10 साल से छोटी उम्र के ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड लेके आओ जो पढ़ते नहीं है, स्कूल नहीं जाते हैं, या फिर 16 साल से 17 साल से बड़े उन बच्चों का रिकॉर्ड लेके आओ जिन्होंने आफ्टर 10th पढ़ाई छोड़ दी है या आफ्टर 8th पढ़ाई छोड़ दी है उसने। तो ये सारा हम लोग क्या इकट्ठा कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन तो कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ही तो कलेक्ट कर रहे हैं। और जो इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा कलेक्ट की जा रही है, उस कलेक्शन को कह दिया हमने डेटा। उसको हमने क्या कह दिया है, डाटा कह दिया। ठीक है, डाटा की बात करते हैं। डाटा होता है अपना रॉ डाटा। रॉ डाटा का मतलब होता है कच्चा, रॉ का मतलब कच्चा ही तो होता है। अब आप कहोगे डाटा कच्चा कैसे होता है ना, डाटा को कब पका सकते हैं, तो डाटा कभी पकता नहीं है, पकता आदमी है। डाटा कभी पकता नहीं है क्योंकि इसको कुकर में तैयार नहीं किया जा सकता। रॉ डाटा का मतलब क्या होता है कि आपने जो ऑब्जर्वेशन किया, उस ऑब्जर्वेशन को आपने रफ पेज में नोट कर लिया, है ना। मान लिया आप मेरे घर आए, मेरे घर का रिकॉर्ड देखा आपने कि कितने बच्चे हैं सर के घर में, कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, घर में कौन कौन मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, घर में फ्रिज कितने हैं, कूलर कितने हैं, एसी कितने हैं, टीवी कितने हैं, व्हीकल्स 2 व्हीलर कितने हैं, 4 व्हीलर कितने हैं। मेरे घर का रिकॉर्ड ले लिया, रफली नोट कर लिया आपने, मेरे पड़ोस में गए, वहां से वही किया, ऐसे आसपास के 8-10 घरों में पहुंच गए आप लोग। तो वहां से अभी आपने केवल फीडबैक लिया है अलग अलग, है ना, सबके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। और जो सबके द्वारा कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन जो थी, वही आपकी क्या कहलाई थी, रॉ डाटा कहलाती है। क्या कहलाती है वो, रॉ डाटा कहलाती है, यानी कच्चा मटेरियल हो गया। ठीक है, ठीक वैसे ही घर में जब मम्मी खाना बनाना शुरू करती है, तो खाना बनाने से पहले एक
भगोने में, बर्तन में आटा लेती है। यानी रोटी बनाने से पहले के प्रोसेस में रोटी बनाने के लिए जो जो मटेरियल इसेंशियल थे, इंग्रेडिएंट्स इसेंशियल थे सब्जी बनाने के लिए, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, रॉ मटेरियल। तो ठीक उसी प्रकार डाटा का कलेक्शन कर लिया और रफली जो तैयार किया वो हमारा कहलाया रॉ डाटा। उसके बाद बात चलती है रेंज। रेंज कहाँ से कहाँ तक, है ना। अपने दुकान में जाते हैं किसी सामान को परचेज करने के लिए, मान लिया आप ड्रेस लेने गए, तो दुकानदार आपको सीधा क्या पूछता है, सर आपको किस रेंज की ड्रेस चाहिए, है ना, किस रेंज तक की आपको ड्रेस चाहिए। तो आपने क्या कहा कि सर आज से मुझे करना 1000-1200 रुपये मिनिमम, इससे ऊपर मत चढ़ना, है ना, 1000-1200 रुपये से ऊपर मत चढ़ना। लेकिन आज के लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, बात अलग है। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल लेवल के आदमी की बात, वो क्या कहता है, रेंज बता देता है कि सर मुझे 1000-1200 से ऊपर की कीमत नहीं चाहिए। इसका मतलब उसकी इनिशियल क्या दी, 0, और हाईएस्ट क्या दे दी, पीक पॉइंट उसने 1200। ठीक है, यानी आपको पता है 0 तो किसी की कॉस्ट वैल्यू होगी नहीं। यानी मिनिमम रेंज के कपड़े अगर लेने जाओगे आप लोग, तो कम से कम आपको पता है 450-500 रुपये में नॉर्मल साइज का मिलता है, और उसके ऊपर लेओ जितना है। लेकिन लेओ जितना कितना है, उसके ऊपर वाली लिमिट आपने बांध दी। टॉप लेयर की लिमिट जो थी उसको आपने क्या कर दिया है, एक जगह फिक्स कर दिया। तो रेंज क्या होती है, अपर लिमिट, जिसको अपर को हाईएस्ट कह सकते हैं, और लोअर, लोअर का मतलब क्या हो गया, मिनिमम। यानी सबसे आपने ऊपर की सीमा क्या तय की, जैसे मान लिया मैंने आपको कह दिया कि सर मेरे को तो 1500 रुपये हाईएस्ट रेट की कपड़े चाहिए, और स्टार्टिंग रेट होगी मेरी 500 रुपीज। तो मेरी रेंज क्या कहलाएगी, 1500 माइनस 500, इट गिव्स 1000। यानी मेरी रेंज क्या होगी, इन 1000 रुपये के अंदर अंदर मैं कहीं भी भटक सकता हूँ। वो कपड़ा मेरा 600 का भी हो सकता है, 700 का भी हो सकता है, 800 का भी हो सकता है, 1500 से ऊपर नहीं होगा। वो चीज मेरी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। क्या कहलाती है, रेंज। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो अब तक हमने देखा डाटा, डाटा के बाद रॉ डाटा, रॉ डाटा के बाद रेंज, और रेंज के बाद अब बढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स। यानी देखो डाटा का कलेक्शन मैंने कर लिया, डाटा का कलेक्शन मैंने कर लिया है। उसको पहले रॉ ले लिया, और रॉ में भी एक रेंज फिक्स कर दी कि उसकी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू क्या थी। तो हमारी साइंस की लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जो डेटा का हमने कलेक्शन किया है उसको मैथमेटिकली शो करना, मैथमेटिकली शो करना क्या कहलाएगा, अपना स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। उसमें हम लोग डेटा को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, इसका प्रेजेंटेशन होता है, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं उसका, फिर अपना कोई रिजल्ट निकालते हैं, है ना। यानी पहले मैंने जो कच्चा सामान इकट्ठा किया घर पे लाऊंगा, यानी मार्केट से परचून का सामान, किचन का सामान लेके आया मैं उठा के, ठीक है। तो मैंने घर आके क्या किया, उसको मैंने घर आके उसको क्या किया, छलनी में से छान लिया, कंकड़ पत्थर सारे निकाल दिए। कंटेनर थे घर में रखे हुए अलग अलग, मिर्च का अलग था, धनिया का अलग था, है ना, दाल चावल का अलग था।
सबको अलग अलग इनिशियली जिस जगह जिसकी जो फिक्स थी उसको वहां रख दिया, फ्रिज वाला मटेरियल फ्रिज में डाल दिया। यानी इसको एक सिस्टमेटिक ढंग में मैंने इसको क्या किया, मैनेज किया। और सिस्टमेटिक ढंग में मैनेज करना, उसको प्रेजेंटेशन करना हो गया, उसका एनालिसिस कर दिया, उसके ऊपर छानबीन कर ली कि क्या था, चलने से जान के बता दिया मैंने, इंटरप्रिटेशन कर लिया, यानी उसको वापस इम्प्लीमेंटेशन में डाल दिया। ये सारा का सारा प्रोसेस मेरा किसके अंदर जाता है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जाता है। तो ये तो था इसका बेसिक, ठीक है। इस चैप्टर का बेसिक पार्ट था कि व्हाट इज डाटा, व्हाट इज रॉ डाटा, व्हाट इज द रेंज एंड व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें भी मान लीजिए क्वेश्चन दिया आपको मैंने, नंबर obtained by 10 students of a class 8 out of 100 are given below। मैंने इसको दे रखा है, अब देते हैं मार्क्स इसके। मान लिखा मैंने 35, 72, 13, 25, 96, 19, 36, 54 एंड लास्ट वन में दिया मैंने 60। और इसका एक क्वेश्चन दिया आपको मैंने, फर्स्ट दिया अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, सेकंड पूछा मैंने लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड, फिर लिखा मैंने इसको मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड, और लास्ट लिखा द रेंज ऑफ द गिवन डेटा। मैंने ओवरऑल आपको 4 क्वेश्चन दिए, और क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट दिया। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया आपको कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 8 आउट ऑफ 100 आर गिवन बिलो। कि क्लास 8 के 10 बच्चों ने 100 में से जो नंबर मिले वो दे रखे हैं नीचे। वो दिया 35, 72, 13, 25, 96, 36, 19, 54, 60 एंड 62। ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। देखो क्वेश्चन का रूल नहीं है, क्वेश्चन को इरेज किया मैंने, सॉल्यूशन की तरफ मूव किया हमने इसके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करो। तो अरेंजिंग, तो सबसे पहले असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा होता है, पहले छोटे से बड़े में जाए। तो सबसे छोटा 13, 13 के बाद 19, 19 से 10 बड़ा जा रहा है अपने पास 25, फिर 35, ये 19 हो गया, 35 हो गया, 25 हो गया, 36, 36 के बाद 54, 60, 62, 72 एंड लास्ट वन 96। ये डेटा वाला काम खत्म। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल दिया है अरेंज करके, है ना। इसको कहा इसको अरेंज करो, तो हमने इसको अरेंज कर दिया। ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को, देखो
लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन, सबसे कम मार्क्स कितने मिले, तो लोवेस्ट कितने मिले थे अपने को 13, तो लोवेस्ट मार्क्स इज इक्वल टू 13। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, मैक्सिमम मार्क्स, सबसे बड़ा ज्यादा कितने मार्क्स मिले इसको 100 में से 96, and fourth and last one is the range of the given data, range of the given data, रेंज का मतलब क्या बताया मैंने, सबसे हाईएस्ट वैल्यू में से सबसे लोवेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, यानी इसमें लिखा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट कितना था 96, लोवेस्ट था 13, सब्ट्रैक्ट किया 83, तो 83 इज द रेंज ऑफ द गिवन डाटा। ठीक है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जो अपना कि मैं क्वेश्चन में क्या दे रखे थे, टोटल मार्क्स दे रखे थे, नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 100 दे रखा था। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि गिवन डाटा को अरेंज करो किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, इसमें छोटे से बड़े में। उसके बाद पूछा उसका लोवेस्ट मार्क्स, सबसे कम कितना है हमारे पास 13 मार्क्स, फिर मैक्सिमम मार्क्स में सबसे ज्यादा कितने मिले थे 96, फिर रेंज ऑफ द डाटा, रेंज का क्या बताया था हाईएस्ट से लोवेस्ट। एग्जाम्पल दिया था ना, मार्केट गए थे हम लोग, मार्केट में सबसे ज्यादा कॉस्ट वैल्यू क्या बताई हमने उसकी 1500, मिनिमम 500। ठीक है, तो 1500 माइनस 500 इट गिव्स 1000। देयर हियर क्वेश्चन 96 हाईएस्ट था और लोवेस्ट था 13, लेस किया मिला मुझे 83 मार्क्स। नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो ये तो हमने फर्स्ट सीखा कि डाटा को हमने क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद लोवेस्ट कैसे निकालना था, हाईएस्ट कैसे निकालना था। ठीक है, अब चल तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बात करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पहले अच्छे समझना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या चीज है। जैसे अभी मैंने लिखा, एक टॉपिक लिखता हूं मैं, यहाँ देखो 2 2 3 1 2 1 4 5 5 3 2 1 1। मैंने कुछ एक ऑब्जर्वेशन लिखे हैं यहाँ पे, क्या किसी के बारे में था, एग्जाम्पल लिया मैंने छोटा सा। बात करनी है मैं किसकी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले गिवन डेटा को अरेंज करना पड़ता है ना, अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले अरेंज करते हैं देखो इसको, फिर आपको इसके बारे में अच्छे ढंग समझ आए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। 1 कितनी टाइम है, देखो 1 2 3 और 4 टाइम, मैं लिखा 1 2 3 एंड 4। फिर लिखा 2 के बारे में 1 2 3 4 टाइम, 1 2 3 4 टाइम। 3 के बारे में लिखा, मान लीजिए देखो 1 और 2 टाइम। फिर 4 है क्या हमारे पास, हाँ है 1 टाइम। 5 है हमारे पास, है 5 2 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलो ये अरेंज मैंने इसको कर दिया। ये काम हम पहले वाले क्वेश्चन में सीख चुके थे, है ना, कि डाटा को कैसे अरेंज किया जाता है, हाउ टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर शायद ऑलमोस्ट सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं हम लोग, है ना, बड़े से छोटा छोटे से बड़ा कैसे मैनेज करते हैं। तो मैंने क्या बताना चाहता आपको कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रियलिटी में होता क्या है। मैंने नंबर्स को अरेंज कर दिया, अरेंज करने के बाद आपको ये पूछा कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन जो था 1, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3,
4 एंड 5, ये इसमें कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है ना, कितनी बार रिपीट हुआ है। चले जैसे 1 ऑब्जर्वेशन कितनी टाइम था अपने पास, 4 टाइम। 2 कितनी टाइम आया था मेरे पास, 4 टाइम। 3 कितनी टाइम मिला था मुझे, 2 टाइम। 4 कितनी टाइम मिला था, 1 टाइम। एंड 5 2 टाइम। यानी कौन सा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर डेटा, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, कितनी टाइम फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, बार बार काउंटिंग में आ रहा है, वही उसका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर, नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज अकर, ठीक है। यानी कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन उसमें कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, कितनी टाइम आ रहा है, वही उसका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाता है उसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करना चाहूँ इसी डाटा के बारे में, तो एक नया काम हो सकता है अपना, देखो यानी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने इसको अरेंज कर दिया था, ठीक है। अरेंज करने के बाद रिजल्ट मैंने ये निकाला था अपना, कंक्लूजन मेरा यही था। अब अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊं, क्या बनाऊं इसकी मैं, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ मान लीजिए मैं नंबर लिख दिए, यहाँ एक कॉलम बन जाएगा अपना टैली मार्क्स, और लास्ट कॉलम आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए नंबर कौन था, 1 2 3 4 एंड 5। अब 1 कितनी टाइम आया था हमारे पास, 4 टाइम। तो टैली मार्क्स में देखो 1 2 3 4, ये प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि हम लोग 1 को ऐसे, 2 3 4 और 5 आते ही ऐसे क्रॉस लगा देते हैं, है ना। फिर 6 आते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये 4 फ्रीक्वेंसी कितनी मिली मुझे, 4। उसके बाद 2 मिला मुझे 4 टाइम, 1 2 3 4 टाइम फ्रीक्वेंसी मिली 4। 3 कितनी टाइम मिला मुझे, 2 टाइम फ्रीक्वेंसी मिली 2। 5 कितनी टाइम मिला मुझे, 2 टाइम, और 4 मिला 1 टाइम, तो 1 और 2 लास्ट में लिख देंगे टोटल, ऐड कर दें 4 4 8 2 10 और 3 13। यानी ये जो मैंने टेबल बनाई, ये टेबल बन गई मेरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बनी अपनी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी क्या थी कि जो पर्टिकुलर गिवन डेटा था उसने कितनी बार ऑब्जर्व हुआ मेरे से, वो हमसे कितनी टाइम क्या हुआ था, ऑब्जर्वेशन में आया था, वो इसका क्या कहलाता, फ्रीक्वेंसी कहलाती। फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन कितनी बार रिपीट हुआ है, कौन कितनी बार रिपीट हुआ है, वही मेरी क्या कहलाती थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और उसको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में डाल दिया, इट मीन्स वो क्या कहलाई मेरी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आई बात समझ में, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी।